हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट किए, जिसमें नाम है प्यारे साथियों इतिहास के पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी कि आपके चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग चैनल पे बन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पैसा तो आपको पता है कि आपके इस चैनल पे मैथिली, नॉन हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथ सभी प्रकार के सभी सिलेबस का वीडियोस रूटीन वाइज अपलोड होती है। तो पैसा तो अभी तक आपने मैथ के और नॉन हिंदी के मैथिली के वीडियोस को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आइकन में लिंक है, वहाँ से आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए पैसा तो बढ़ते क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछला सेशन में जो इस बार 2022 वाला में जो एग्जाम हुआ है उसमें आपके इस जी फॉर यू स्टडी चैनल से सभी सिलेबस जितने पढ़ाए गए उसमें 97% प्लस जो है इस बार एग्जाम में फंसा है। तो पैसा तो आपका जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। जिसमें पैसा तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन है हेम्प वर्ग के, या फिर आलिया वंश के, या फिर बूढ़े वंश के, या फिर जार शाही। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बूढ़े वंश के। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, ध्यान देते हुए सभी प्रश्नों को, कि मैजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन है लाल सेना से, कार्बोनारी से, फिलिक हेटारिया से, या फिर डायट से। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनारी से। और अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कि इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति, फ्रांस में राजदूत, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है 5 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। सिपाही, किसान, जमींदार और नाविक। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, नाविक। और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने, और बिस्मार्क ने। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, कि जालवेन किस कैसी संस्था थी। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, और पादरी एवं सामंतों की। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की थी। तो फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला 9 नंबर प्रश्न है आपका, कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन है मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, और विलियम ने। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने किया था रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। अब अगला प्रश्न है 10 नंबर, कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1864 में, 1866 में, 1870 में, और 1871 में। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है आपके 11 नंबर, कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जर्मनी के, या फिर यूनान के, या फिर तुर्की की, या फिर इंग्लैंड के। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनान के। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है 1820 ईस्वी को, 1821 ईस्वी को, 1822 ईस्वी को, और 1823 ईस्वी को। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी को। और अगले प्रश्न की बात करें 23 नंबर, तो है कि चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, कब हुआ था प्यारे साथियों, कहाँ हुआ था सॉरी, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, और इंग्लैंड में। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है, कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब। 1836 ईस्वी को, 1832 ईस्वी को, 1842 ईस्वी को, और 1843
1830 ईस्वी को, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी को। और अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर की कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ? 1832, 1815, 1820 और 1831, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1820 ईस्वी को। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, ध्यान दीजिएगा कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1828 को, 1829 को, 1830 को और 1931 को, और जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1829 ईस्वी को। और अगले प्रश्न की बात करें 17 नंबर प्रश्न है आपका कि एड्रियानोपोल की संधि किस देश, दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की रूस, या फिर यूनान पोलैंड, या फिर तुर्की हंगरी, या फिर हंगरी पोलैंड, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक है, तो फिर अगला बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। तो 18 नंबर प्रश्न है आपका कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के, ब्रिटेन और फ्रांस के, फ्रांस और प्रसा के, या फिर प्रसा और रूस के, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और प्रसा के। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर कि किस देश का हंगरी पर पूर्व आधिपत्य था? ऑप्शन है फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, ब्रिटेन का और तुर्की का, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया का। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, पर्सा ने, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए रूस ने। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है आपका कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडोवा में और साइडान में, या फिर फ्रैंकफर्ट में, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सेडान में हुआ था। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 से प्यारे साथियों आपका है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सिडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, या फिर सेडान का युद्ध, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सेडान का युद्ध। तो प्यारे साथियों आपको लेक्चर्स के साथ अगर आपको पढ़ना हो, सभी चैप्टर्स को लेक्चर्स के साथ समझ करके अगर पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको लेक्चर्स के साथ समझा करके भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसका वीडियोस भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और अगर आपको लाइव क्लास करना हो तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो अगला प्रश्न पे ऐसा तो आपका 23 नंबर की यंग यूरोप का कौन था, स्थापक कौन था? ऑप्शन है मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल और मुसोलिनी, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मेजनी। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों 24 नंबर प्रश्न, जो कि लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें से, कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन है तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए तुर्की को। प्यारे साथियों आपको बता दें कि आप जब पढ़ते हैं इस D4U स्टडी चैनल से तो आपको कोचिंग क्लास करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको कॉपी कलम ले करके और संपूर्ण तरीके से सभी क्वेश्चन आंसर को लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसे याद कर सकते हैं। प्यारे साथियों हर एक सिलेबस का चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट कराया जा रहा है, रीडिंग के साथ समझा करके कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल के सदस्य बनिए, चैनल के परिवार में जुड़िए और उसके बाद आराम से अपनी तैयारी को सफल बनाइए। तो प्यारे साथियों अब देखते हैं आगे के प्रश्नों को। आगे के जो आपके प्रश्न हैं ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को नोट करते जाइए। अगर आपकी अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न कुछ इस तरह से, एक अंकीय प्रश्न भी है जो ऑब्जेक्टिव में गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों आपका जो पहला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि फ्रेडरिक सारियो कौन था? ऑप्शन इसमें आंसर है प्यारे साथियों आपका, देखिए फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ना करके इसको इस तरह से दे दिए क्योंकि ये 2 नंबर में पूछ सकते हैं और 1 नंबर में पूछ सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि अर्नस्ट रेनन कौन था? जिसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों थोड़ा सा ऐसे, अगला जो आपका प्रश्न है 3 नंबर, सभी प्रश्नों को आप देखते चले बारीकी से। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न है आपका कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? जैसे पैसा तो आपका आंसर है कि जर्मेनिया था पहले, और जर्मेनिया बलूत वीरता का प्रतीक था। ठीक है, किसका था? बलूत वीरता का प्रतीक था। और अगला प्रश्न 4 नंबर की बात करें तो मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जिसमें प्यारे साथियों आपका जो आंसर है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन का। ठीक है, इसने प्रतिपादन किया था। अब अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 5 की।
ठीक है, थोड़ा-सा इसमें देखिए डिफरेंट तरीके से टाइपिंग हुई है, इसलिए थोड़ा-सा ज़ूम आउट और ज़ूम इन भी करना पड़ता है, ठीक है? तो अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है, इसकी बात करें, 5 नंबर प्रश्न है आपका कि कौन-सी विश्व विख्याति घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? ऑप्शन इसका जो राइट आंसर, डायरेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा, है ना? यानी कि कौन-सी विख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती है, तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति मानी जाती है वो फ्रांस की क्रांति को मानी जाती है, ठीक है? और अगला 6 नंबर प्रश्न है आपका कि जालबेरायन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? तो पैसा तो इसका आंसर है कि एक जर्मन शुक्ल संघ था, ठीक है? अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इन संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोध को समाप्त किया। वह मुद्रकों की संख्या 3 से 2 कर दी, यानी मुद्रक की संख्या पहले 3 थी तो उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? इस प्रकार, ठीक है? इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था, ठीक है? समझ गए जार्विनाइन क्या थी? आर्थिक, है ना? एकीकरण का प्रतीक था। तो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है कुछ इसी प्रकार से देख लीजिए सभी प्रश्नों को। तो 7 नंबर आपका प्रश्न है कि मेस्तीनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो प्यारे साथियों इसमें जो है पहला है आपका यंग इटली और दूसरा क्या है? यंग यूरोप। 2 का इन्होंने स्थापना किया था। अब अगले की बात करें 8 नंबर प्रश्न की, तो 19वीं सदी में ऐसी कौन-सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? यानी कि प्यारे साथियों बात करें तो 19वीं शताब्दी में ऐसे कौन से ताकत हुए जिन्होंने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दोनों को बदल डाले? तो इसका प्यारे साथियों इसका आंसर है कि राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। अब 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो लिखा है कि बाल्कन क्षेत्र के निवासियों की क्या कहा जाता है या फिर उसे क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों उसे क्या कहा जाता है? स्लाव कहा जाता है, ठीक है? और अगला 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो कब की गई थी प्यारे साथियों? 1815 ईस्वी को। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और 2 नंबरी में पूछ सकता है। अब बेहिसक इसका आंसर इसी तरह से देना, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 11 नंबर कि 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? तो किसका संबंध है प्यारे साथियों? ड्यूक मेटरनिक का, ठीक है? और अगला 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वियना संधि का उद्देश्य था। किसका था? वियना संधि का। और अगला 13 नंबर प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों तो किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो प्यारे साथियों किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था, ठीक है? समझ में आ रहा है डिटेल में? तो अगला प्रश्न है आपका प्यारे साथियों कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? तो किसने प्यारे साथियों? कॉन्स्टेंटिनोपाल संधि में दी थी, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखिएगा। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था प्यारे साथियों? वुल्फ टोन ने किया था, ठीक है? और अगला 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? यानी कि जब हम कोर्ट में अदालत में जाते हैं तो आंख में पट्टी बांधे एक तराजू रखा था, उसका जो है उस महिला का क्या प्रतीक है पैसा? तो उसका प्रतीक क्या है? तो उसका प्रतीक है न्याय, ठीक है? और अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर अ, दीर्घोत्तरीय प्रश्न सॉरी लघु और दीर्घ प्रश्न की बात करें तो 1 नंबर प्रश्न है आपका कि फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? तो इसका प्रश्न आंसर है पैसा दो कि पितृभक्ति और नागरिकता के विचार पर, नए राष्ट्र चिन्ह द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा और राष्ट्रीय भाषा द्वारा, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न में से, ठीक है? उसका एक और यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे है कि एक समान भार व मान की व्यवस्था इन सभी बातों द्वारा किया गया था, ठीक है? अब अगला सेकंड नंबर प्रश्न की बात करें तो नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांति का समावेश किया जिससे पूरी व्यवस्था को आधुनिक, कुशल व तर्कसंगत बना दिया, ठीक है? समीक्षा कीजिए। तो इसका पैसा तो आंसर जो है नेपोलियन की संहिता थी, ठीक? क्या थी? नेपोलियन की संहिता। तो पहला इसमें देखिए 3 ऑप्शंस भी डिटेल में समझाए हैं। एक है ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हुआ,
दूसरा शहरी क्षेत्र में सुधार हुआ और तीसरा व्यापार में सुधार हुआ। जब ये तीनों व्यवस्था में सुधार हो जाती है प्यारे साथियों, तो एकदम 100% विकास होता ही है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, कि यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पैसा तो इसमें भूमिका क्या क्या निभाई, देखिए 4 तरह से भूमिका निभाई। पहला है कि कला, काव्य, कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। स्वाभाविक है, कला से विकसित होती है, काव्य से विकसित होती है, कहानियों से विकसित होती है और संगीत से होती है। अभी संगीत से सबसे ज़्यादा विकसित होती है। अब अगला सेकंड की बात करें कि लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य से भी होती है, यानी कि डांस से, जनकाव्य से, इन सभी से भी होते हैं। और अगला जो 3 नंबर है, स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल दे करके, ठीक है। और लास्ट 4 नंबर जो है भाषा पर ध्यान दे करके, ठीक है। इन सभी द्वारा राष्ट्र के विचार के निर्माण में जो संस्कृति की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो निभाई, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 4 की, तो प्रश्न नंबर 4 है आपका कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि जर्मनी के एकीकरण जो है उसकी क्या क्या प्रक्रिया थी, इनका वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो पैसा तो इसका वर्णन देखिए 5 प्रकार से हम किए हैं, ठीक है। पहला है आरंभ, विलियन प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना, यानी कि विलियम प्रथम जो है वो प्रसा के सिंहासन पर जो बैठे, ये पहला स्थान होता है। दूसरा है बिस्मार्क द्वारा जर्मनी एकीकरण की भूमिका तैयार करना, यानी कि बिस्मार्क ने जो जर्मनी के एकीकरण की भूमिका तैयार की, ये भी एक अहम स्थान प्राप्त करते हैं जर्मनी के एकीकरण में। अब अगला जो 3 नंबर आता है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस द्वारा जो प्रक्रियाएं हुई वो भी क्या है, एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाती है। अब अगला जो है एकीकरण में बाधाएं। अब कुछ एकीकरण में बाधाएं आई, ये भी एक जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है। और 5वां है बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, प्रसा आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया और वह एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभारना, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, किसके द्वारा, बिस्मार्क द्वारा, ठीक है। तो अब आगे की प्रश्न की बात करें तो आगे जो आपके 5 नंबर प्रश्न है उस पर भी ध्यान देना है। प्रश्न है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, इसके मार्ग में आने वाले मुख्य बाधाएं क्या थी। यानी कि इटली के एकीकरण में की प्रक्रिया और उसमें क्या क्या बाधा आई, इस बात पर गौर करना है। तो प्यारे साथियों इस पर भी विशेष तौर पर हम गौर किए हैं। सही पॉइंट को आप बारीकी से देखिए ना, मजा आ जाएगा प्यारे साथियों। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे कि डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्यारे साथियों आपको बता दें कि जिस प्रकार से D4U स्टडी पर तैयारी कराई जाती है, किसी चैनल पर नहीं कराई जाती है, ठीक है। और आपको नन हिंदी और मैथिली पर जो कि कोई नहीं पढ़ाते, किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं पढ़ाई जाती है, उसे विशेष तौर पर हम यहाँ पे गौर करके जो है ध्यान दे करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे साथियों इसका आंसर है कि एकीकरण की प्रक्रियाएं क्या क्या है, इसको देखिए। 1832 में काबुल सर्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस ने संधि ऑस्ट्रिया पराजित 1859 में लुबार्डो को राज्य में मिला लिया, ठीक है। उसके बाद द्वितीय चरण की बात करें तो मोडेना, टस्कीन, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय हुआ, ठीक है। उसके बाद तृतीय चरण की बात करें तो 1807 में गैरिबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय प्राप्त किया गया था, ठीक है। और चतुर्थ चरण की बात करें तो वेनेशिया व रोमन पर अधिकार किया गया, ठीक है। 1871 में पोप से समझौता व एकीकृत इटली का उदय हुआ था, ठीक है। एकीकरण में बाधाएं की बात करते हैं तो नीचे करते हैं, ठीक है। तो बाधाएं की बात करें पैसे आते हो तो कुछ बाधाएं थी, 5 बाधाएं थी, ठीक है। तो पहला बाधाएं थी कि राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास था। दूसरा क्या है, विदेशी शक्तियों का अधिवक्त्य था। और तीसरा की बात करें तो पोप का शासन था। और चौथा की बात करें तो वियना कांग्रेस। और 5वां की बात करें तो अनुदारीवादी का शासक। यानी कि इन सभी कारण जो है इसके एकीकरण में प्रक्रिया में विरोध थे, ठीक है, व्यवस्थाएं की। अब अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 6 की, तो प्रश्न नंबर 6 पे साथियों आपका कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था, ठीक है। लंबी प्रक्रियाएं थी। तो पैसा तो इसके आंसर की बात करें तो यहाँ है कि यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। समझ में आ रहा है। पहला जो इसका पॉइंट की बात करें तो पहले नेताजितीय पहचान राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि थी, ठीक है, स्पष्ट है। अब दूसरी की बात करें तो 1688 में राजतंत्र ने संसद द्वारा ताकत छीने जाना। यानी कि क्या हुआ, राजतंत्र द्वारा ताकत छीन लिया गया, ठीक है, संसद द्वारा राजतंत्र का ताकत। और तीसरा की बात करें तो 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ था, ठीक है। और
चौथा स्टेप की बात करें तो स्कॉटलैंड का प्रभुत्व आइलैंड्स को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम ने में शामिल किया गया था, किंगडम में शामिल कर लिया गया था। ये भी एक अहम भूमिकाएं थी, ठीक है। उसके बाद जो है नए ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण आंग्ला संस्कृति का बदलाव भी कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद की बात करें, ये सब क्या है, में प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया होने का कारण है, ठीक है, किसमें, ब्रिटेन के राष्ट्र है ना, राज्य के निर्माण में। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में थे, ठीक है, पुराने राष्ट्र जो है उसके सहयोगी रूप में थे। तो प्यारे साथियों समझ में आ गया कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार घोषित हुआ, तो ये सभी पॉइंट के कारण ही घोषित हुआ, ठीक है। तो आपको बारीकी से सभी पॉइंटों को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। शायद आपको इस तरह से कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन हम आपके लिए हाजिर हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, तो अगला आपका 7 नंबर प्रश्न है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो पैसा देश में कौन थे, यूरोप पर प्रभाव, ठीक है। इसमें भी पॉइंट बाय पॉइंट हम नोट किए हैं। पहला पॉइंट में है राष्ट्र राज्यों का उदय, दूसरा पॉइंट में है लोकतंत्रीय सिद्धांतों को बढ़ावा, और तीसरा है सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल, और चौथा है अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग, और पांचवा है निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 5 पॉइंट है। अब 8वें प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, तो 8वां प्रश्न है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, समीक्षा कीजिए। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का जो नेवल फ्रांस पर अपितु हुआ, यानी कि उस पर जो प्रभाव पड़ा, ये सिर्फ उसी पर नहीं, पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसका समीक्षा करने के लिए, इसका वर्णन करने के लिए कहते हैं। तो इसका कारण क्या पैसा है, तो देखिए फ्रांस पर प्रभाव के कारण, पहला है लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, दूसरा लोक कल्याणकारी कार्य, और तीसरा है सामंता स्वतंत्रता भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव, यानी नींव समझते पैसा आते हो, जो जमीन में फर्स्ट स्थान प्राप्त करते हैं घर को बनाने के लिए, जो पहला स्टेप होता है, उसी प्रकार न्यू होती है हर एक कार्य में पहला जो भूमिकाएं होती है वो, ठीक है। और चौथा की बात करें तो नवीन कानून संहिता लागू, और पांचवा है नेशनल असेंबली का गठन, और छठा है आर्थिक एकीकरण, ठीक है, और सातवां है कानून के समक्ष बराबरी, और आठवां जो आपका है संपत्ति का अधिकार सुरक्षित। यानी कि इन सभी 8 पॉइंट के कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो केवल फ्रांस पर अपितु जो पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो यही कारण 8 मुख्य रूप से कारण, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 की बात करें, इसमें सॉरी, इसमें कुछ और पॉइंट थे जो मध्य वर्ग के का उदय भी हुआ था उस समय, और साम्यवादी विचारधारा का प्रारंभ भी हुआ था, और यूनान का राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था, और संस्कृति व भाषा की भूमिकाएं थी, और जन विद्रोह भी हुआ था। ये सभी कारण था, ठीक है। उसके बाद बात करें 9 नंबर प्रश्न की, तो 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। देखिए प्यारे साथियों, 1804 ईस्वी में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस पर अपना अधिकार किया था, ठीक है, निरंकुशवाद शासन जो था उसको परास्त करके। तो इसका देखिए पॉइंट बाय पॉइंट नोट करके समझिए। जन पर आधारित सुरक्षित जन तो प्यारे साथियों अब बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की, तो 1804 की राजनीतिक साहित्य के प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ये कह रहे हैं। मतलब प्यारे साथियों ध्यान दीजिए कि 1804 ईस्वी जो हुआ, 1804 ईस्वी में फ्रांस पर किसने कब्जा किया, फ्रांस के निरंकुश शासन जो था उसको समाप्त करके किसने अपना शासन अपना स्थान प्राप्त किया था, या फिर उस पर किसने शासन किया था, तो किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो उस समय की ही बात है। इसमें पॉइंट को समझिए कि जन पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति हो चुकी थी। दूसरा है संपत्ति के आधारित की बहाली हो गई थी। उसका तीसरा है जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति हो चुकी थी, और चौथा जो आपका है यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार हुए थे, और पांचवा है मानक नाप तौल में के पैमाने चलाए गए थे। यानी कि नाप तौल लीटर किलो ग्राम ये सब की उसी समय प्रचलित हुई थी। अब अगले प्रश्न की बात करें तो 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो जिसमें सॉरी 6 नंबर नहीं, 6 नंबर उसका स्टेप है कि एक राष्ट्र द्वारा मुद्रा चलाई गई थी, यानी एक राष्ट्रीय मुद्रा भी उस समय चलाई गई थी 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में एक राष्ट्रीय मुद्रा, जैसे हमारे देश के राष्ट्रीय मुद्रा पैसा है, रुपया है ना,
इसी प्रकार चलाई गई थी। अब बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की, तो है यूरोप के कुलीन, ठीक है, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएँ लिखी, यानी कि यूरोप में जो कुलीन वर्ग हैं, उसकी क्या विशेषताएँ हैं? तो प्यारे साथियों, जीवन जीने की समान शैली, तो पहला शैली है स्वामित्व, और दूसरा है कूटनीति भाषा, और तीसरा है आपस में वैवाहिक संबंध, और चौथा जो आपका है उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग, यानी कि उच्च लोग जो है वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 11 की बात करें प्यारे साथियों, तो समझते चलिए सभी को कि 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताइए। इसके प्रमुख प्रस्ताव व व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि 1815 ईस्वी में जो वियना संधि के जो हुए थे, उसके उद्देश्य बताने के लिए कह रहे हैं, और इसके प्रमुख जो प्रस्ताव हैं उसकी व्याख्या करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका है पहला जो पॉइंट है कि उत्तर नीदरलैंड के में साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये भी एक कारण है 15 में जो है, ठीक है, 1815। और दूसरा है दक्षिण में जेनेवा को पिडमांट के साथ दिया गया था, और तीसरा है प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए थे, और चौथा है आपका पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया था। ठीक है, और पांचवा आपका पॉइंट है ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप गया था। ठीक है, यही सब कारण था 1815 ईस्वी की वियना संधि का। ठीक है, इसका उद्देश्य बस यही सब था। अब अगले पॉइंट की बात करें, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं प्यारे साथियों। तो प्रश्न नंबर 12 जो आपका है वो है यूरोप में उत्तरादियों द्वारा समन्वित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? तो प्यारे साथियों, इसके आदर्श जो थे, पहला थे कानून के समक्ष समानता, दूसरा था वैश्विक मताधिकार के पक्ष में नहीं जाना, और तीसरा था आपका बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुओं में एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के पक्षधर। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे। अब अगले पॉइंट की बात करें, अगला प्रश्न की 13 नंबर प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, तो 13 नंबर प्रश्न आपका कि औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए। यानी कि औद्योगिक जो वृद्धि हुई, औद्योगिकरण जो वृद्धि हुई थी यूरोप में, उसने किस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को बदल दिया, यानी कि उसकी स्थिति को कैसे बदल दिया। तो पैसा देखिए इसके बदलने के कारण, पहला कारण है पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई थी, शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ था, और दूसरा की बात करें तो श्रमिक व मध्य वर्ग का उदय हुआ था, और तीसरा पॉइंट की बात करें तो कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के विचारों की लोक प्रक्रिया हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न की। तो 14 नंबर प्रश्न जो है इसके बारे में समझिए कि यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। यानी यूरोप में जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुई थी उसमें महिला की क्या भूमिका थी। तो प्यारे साथियों देखिए, स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाना महिला द्वारा, समाचार पत्रों का प्रकाशन करना, उसके बाद और पॉइंट है प्यारे साथियों यहाँ देखिए, उसके बाद जो है मताधिकार प्राप्त नहीं, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष करना, मतलब उसको प्राप्त नहीं था मताधिकार का, वो भी प्राप्त करना, और उसके बाद जो राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, यानी कि राजनीतिक दल में जो है उसका हिस्सा लेना, पहले नहीं लिया करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे। ठीक है, तो इसके क्या कारण थे ऐसा तो समझिए, पहला था जनता पर अत्याचार, दूसरा था निरंकुश शासन व्यवस्था, और तीसरा था उदारवादी विचारों का प्रसार, और चौथा था स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, और पांचवा था शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिकाएं। ठीक है, ये सभी थे 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर आने के कारण। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है पैसा साथियों कि 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाहों के विस्तार से लिखिए। यानी कि प्यारे साथियों 1815 से लेकर के 1914 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय जो हुए थे केंद्र जो है, उनमें 3 प्रभावों को विस्तार करना, 3 प्रभाव क्या क्या हुए थे उसको विस्तार करना है। तो प्यारे साथियों पहला जो प्रभाव हुआ था वस्तुओं का प्रभाव हुआ था, दूसरा पूंजी का प्रभाव हुआ था, तीसरा लहरों का प्रभाव हुआ था। बस ये 3 प्रभाव हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। तो 17 नंबर प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिए कि फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर है पैतृक और नागरिक के विचार पर की, दूसरा है
नए राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाया, जैसे हमारे देश के तिरंगा है उस प्रकार से। और तीसरा है केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था को कहा। और चौथा जो आपका राष्ट्रीय भाषा। और पांचवा है एक समान भार व मान की व्यवस्था। समझ रहे हैं, ये 5 स्टेप हुए। तो अगले स्टेप की बात करें 16 नंबर प्रश्न की, तो 16 नंबर प्रश्न है आपका कि 18 नंबर, ये नेपोलियन द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों के विषय में बताइए। यानी कि नेपोलियन ने किस किस व्यवस्था को लागू किया या उनके सुधार किया, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है नेपोलियन की संहिता। दूसरा है ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। और तीसरा है शहरी क्षेत्रों में सुधार। और चौथा है व्यापारी में सुधार। यानी कि इतने सुधार नेपोलियन द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। तो 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करें। तो इस पैसा तो इसका उल्लेख देखिए कुछ इस प्रकार से हुआ है। सभी को स्टेप बाय स्टेप समझते चले। ठीक है, तो इसमें है, पहला है जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति। दूसरा है संपत्ति के आधार की बहाली। और तीसरा है जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति। और चौथा यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार। ये सभी सुधार उनके द्वारा किए गए थे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 20 की। तो प्रश्न नंबर 20 है आपका कि यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं बताइए। यानी कि यूरोप में जो कुलीन वर्ग है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पैसा तो उसके 4 विशेषताएं हैं, समझिए। पहला विशेषता है कि जीवन जीने की समान शैली है। दूसरा भू स्वामित्व है। और तीसरा है कूटनीतिक भाषा है। और चौथा है आपस में वैवाहिक संबंध है। ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 21 की। तो प्रश्न नंबर 21 से आपका कि यूरोप में उदात्तों द्वारा समर्पित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे। तो पैसे थे इसके 3 देखिए आदर्श थे। पहला है कानून के समक्ष समानता। दूसरा है वयस्क मताधिकार के पक्षधर में यानी पक्ष में नहीं। और तीसरा है वे बाजार की स्वतंत्रता एवं तथा राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के पक्षधर। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। अब अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप बेशक समय निकाल करके उसके बाद ही इस वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न की बात करें 22 नंबर, तो 1815 की वियना संधि में उद्देश्य बताइए। यानी कि 1815 में जो वियना संधि हुई थी उसका उद्देश्य क्या था, इसको बताने के लिए कह रहे हैं। तो पैसा तो उसके 4 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि उत्तर में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना। दूसरा था दक्षिण में जिनेवा को पिडमांड के साथ मिलाना। और तीसरा था प्रसा को पश्चिमी में नए क्षेत्र दिए गए। और चौथा पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया। ठीक है, ये सभी कारण हुए थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। तो प्रश्न नंबर 23 से प्यारे साथियों आपका ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्नों को बारीकी से कि औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक के एकीकरण बदल दिए। तो प्यारे साथियों बदलने के कारण समझिए। पहला है पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। ठीक है, ये कारण। और दूसरा है श्रमिक और मध्य वर्ग का उदय हुआ, ये भी एक मुख्य कारण बनता है। और तीसरा आपका एक कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता करना। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये 3 स्टेप थे आपके इस प्रश्न का। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 24 की बात करें। तो प्रश्न नंबर 24 है आपका कि 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रीय के साथ 3 प्रकार के प्रवाहों को बताइए। यानी कि इनके 3 प्रकार के प्रवाह क्या क्या हुए थे। तो प्यारे साथियों इसमें पहला प्रवाह जो हुआ था वस्तुओं का प्रवाह हुआ था। दूसरा क्या है पूंजी का प्रवाह हुआ था। और तीसरा क्या है लोगों का प्रवाह हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 25 नंबर प्रश्न की। तो 25 नंबर प्रश्न जो है आपके वो कह रहे हैं यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। तो महिला की क्या भूमिका थी प्यारे साथियों यूरोप के राष्ट्रवादी के संघर्षों में। तो पहला भूमिका थी कि स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाई जाना, यानी कि स्वयं के राजनीतिक बनाते थे। दूसरा समाचार पत्रों का प्रकाशन। तीसरा मताधिकार की प्राप्ति नहीं। और चौथा है राजनीतिक बैठकों का तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, यानी कि राजनीतिक में हिस्सा लेना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। कहते हैं 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के कारण। तो कारण क्या कारण है पैसा। तो पहला जनता पर अत्याचार। दूसरा निरंकुश शासन व्यवस्था। तीसरा
उदारवादी विचारों का प्रसार, और चौथा है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, और पांचवा है शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। तो प्यारे साथियों, ये सभी 26 प्रश्न तक और जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, ये आपके चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, यूरोप यूरोप में राष्ट्रवाद की जो है उस चैप्टर से थे। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और प्यारे साथियों, आप जो है नन हिंदी के या मैथिली के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप ऊपर के आइकॉन या डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के या फिर चैनल के पेज से जाकर के उसे जरूर देखें। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।